गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। आज है 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो इंडिया को एक सॉवरेन नेशन डिक्लेयर करता है, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और इसी को कमेमोरेट करने के लिए 2015 से ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया, क्या खास बातें थी जिन्हें ध्यान में रखा गया इस संविधान को बनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, और कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को कमिंग जनरेशंस में स्प्रेड कर सके। चलिए इन सारी बातों को समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर ये वही तारीख है जब 1949 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरीके से लागू होना शुरू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डेट्स हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, 26 नवंबर और 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और इस दिन हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, ये प्रोविजंस 26 नवंबर को ही लागू होने शुरू हो गए, बट द मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमने लागू नहीं किया। हमने 2 महीने का टाइम लिया उसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए, और वो इस वजह से क्योंकि 26 जनवरी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 26 जनवरी 1930 ये वो दिन है जब हमने इंडिया में पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, और हम चाहते थे कि हम 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट कर पाए, और इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन हमने 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी से इसे पूरी तरीके से लागू किया। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और 26 नवंबर को कमेमोरेट करने के लिए, वो दिन जब संविधान हमने अपनाया, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 2015 से ही संविधान दिवस मनाना शुरू किया। 2015 में ही इसे संविधान दिवस डिक्लेयर करने के पीछे भी एक कारण था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, 2015 में उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस वजह से भी 2015 को खासकर चुना गया संविधान दिवस पहली बार सेलिब्रेट करने के लिए। ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, इट रीइंफोर्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन डे सिग्निफाई करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन इंडिया। कितने जरूरी है ये सिद्धांत, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ये उसे सिग्निफाई करता है और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को उनके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। बट अगर हम बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनकर आया, द जर्नी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कौन वो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें बना कर दिया। सो बाय 1946 इट वाज ऑब्वियस कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट करनी पड़ेगी, अब वो इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते, और इसीलिए पावर का ट्रांजिशन किस तरीके से होना चाहिए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट किया जाएगा इंडिया के लिए, इन सब बातों पर इंडिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने इंडिया में जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बातचीत की, और उसके बाद एक स्कीम सामने आई, जिस स्कीम के अंडर इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई गई सितंबर 1946 में, और इसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो इलेक्ट की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाकर दिया।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फंक्शन शुरू किया, काम करना शुरू किया, वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया और 4 ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया बाय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अचीव करना चाहती है बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कौन कौन से वो राइट्स हैं, वो लिबर्टीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहती है। इंडिया में जो माइनॉरिटीज होंगी, जो इंडिया का हिस्सा बनने वाली है, इंडिया के सिटीजन्स बनने वाले हैं, उनको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया में मर्ज कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग क्वींस होंगे उनको क्या राइट्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। इनफैक्ट ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना केवल हमारे प्रीएम्बल बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेस बना। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 इस तारीख को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनानिमसली अडैप्ट कर लिया। एंड इनफैक्ट एज आई वाज सेइंग कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी बना। ये वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनती है। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, डिबेट्स एंड डिस्कशंस कंप्लीट हो गई थी और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसके पीछे हमने कारण देखा कि 26 जनवरी ये वो तारीख है जिस तारीख को 1930 में हमने इंडिया में पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था, तो उस तारीख को भी हम कमेमोरेट करना चाहते थे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तो 300 से ज्यादा लोगों का हाथ है। उस समय जितने इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर्स थे लगभग सब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। आप महात्मा गांधी को छोड़ दे तो बाकी जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे उस टाइम के, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब इसमें शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक्चुअल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ छोटी छोटी कमिटीज के थ्रू फंक्शन कर रही थी। डिवीजन ऑफ वर्क किया गया था और हर कमिटी को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन सौंपा गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो दी गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, जिस ड्राफ्ट के ऊपर डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग हुई और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया, वो इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार करके दिया था। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी थे, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शनिंग में। इसके साथ साथ पंडित श्री नेहरू, जैसा मैंने अभी मेंशन किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ना केवल हमारे प्रीएम्बल बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेस बनता है, आधार बनता है, वो फंडामेंटल वैल्यूज जिनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो सब उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दी गई थी। उस डॉक्यूमेंट को पंडित नेहरू ने ही प्रेजेंट किया था। इसके साथ साथ कौन भूल सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को, जिन्होंने भारत को एकजुट किया। इंडिया में 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उन्हें एक साथ लेकर आए और भारत को एक यूनाइटेड रूप प्रोवाइड किया। वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, 300 से ज्यादा लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे। हालांकि जब पार्टीशन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई थी, 299 पर आ गई थी, तो ऑलमोस्ट 300 लोग लगातार लगे रहे, जिससे हमें हमारा संविधान प्रदान किया जा सके। इनफैक्ट द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा, इतना डीप, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें बनाकर दिया है। और क्योंकि द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के पास ही है, दुनिया में जितने लिखित संविधान है उसमें सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया के पास है।
तो जब इतना बड़ा संविधान बनाएंगे तो समय भी बहुत लगेगा, और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हमें लगभग लगभग 3 साल लग गए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार बार मिल रही थी, अलग अलग सेशंस हो रहे थे, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर डिबेट्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे, वोटिंग करवाई जा रही थी। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, लगभग सभी प्रोविजंस को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई हैं। एक रैशनल, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बाद ही किसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इनफैक्ट फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को लेकर कोई डिबेट खड़ी होती थी, डिस्कशंस होते थे, तो वहां पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। वो बताते थे कि क्यों इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए। और सिर्फ एक प्रोविजन ऐसा है जिसे बिना किसी डिबेट के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया, और वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू इलेक्ट योर ओन गवर्नमेंट। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट डालकर अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी जितनी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, वो सब एक थॉरो डिबेट, एक डिस्कशन उसके बाद ही की गई है। और इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना लंबा समय लग गया, ऑलमोस्ट 3 साल लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इसी वजह से इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने प्रेजेंट है। असेंबली की अगर बात की जाए तो असेंबली ने 11 सेशंस कंडक्ट किए, 165 से ज्यादा दिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंक्शन किया। तो 11 सेशंस लग गए, 165 डेज एक्टिवली डिबेट्स, डिस्कशंस, और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब ये जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का, अगर मैं बात करता हूं तब जब हमने इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में समय के हिसाब से बदलाव का स्कोप छोड़ा गया, और इसी वजह से धीरे धीरे करके द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नंबर ऑफ शेड्यूल्स वो बढ़ते चले गए। अगर मैं आज की बात करता हूं, अगर मैं आज प्रेजेंट डे की बात करता हूं 26 नवंबर 2024, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिन पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, जो प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐड किए गए थे, वो रिफ्लेक्ट होते हैं इस प्रीएम्बल में। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन प्रीएम्बल के तौर पर अडॉप्ट किया गया, और ये प्रीएम्बल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद ऐड किया गया, जिससे ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ आज 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ शेड्यूल्स भी इंक्रीज हो गए हैं, 12 शेड्यूल है, और ये सब हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू। और अमेंडमेंट बहुत जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट के प्रोविजन होना वो इसलिए जरूरी है जिससे एक कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक बना रहे, बदलते समय की जरूरत के अनुसार उस संविधान में आप चीजों को जोड़ सके। जो ऑब्सोलीट हो गया है, जो आज सोसाइटी में रेलिवेंट नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर किया जा सके। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो इतने माइंडफुल थे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में फाइनल नहीं हो सकता। समय की जरूरत के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत भी सामने आती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी रेलिवेंट बना रहता है, तभी इफेक्टिव बना रहता है जब उसमें अमेंडमेंट का स्कोप हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो स्कोप भी छोड़ा, और इसी वजह से आपको दिखाई देता है कि 395 से 470 से ज्यादा आर्टिकल्स पर हम पहुंच गए हैं। 4 नए शेड्यूल हम जोड़ चुके हैं, और अभी भी संविधान में समय समय पर जब हमें नीड फील होती है तो उसमें बदलाव किया जाता है। अब बार बार
मैंने आपसे जिक्र किया द बेसिक प्रेमाइसेस, द बेसिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। क्या है वो वैल्यूज? और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इन्हीं वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात को रियलाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ये वैल्यूज एक सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जस्टिस। और जब हम बात करते हैं जस्टिस के प्रिंसिपल की, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट के थ्रू आपको जस्टिस मिल जाए, वो लीगल साइड है। जब हम बात करते हैं जस्टिस, ये प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, इसका मतलब है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सोशली सब बराबर होने चाहिए, देयर मस्ट बी सोशल इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार होना चाहिए, सभी को राइट होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके। इकोनॉमिक जस्टिस, किसी की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उसके साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इनफैक्ट जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, हमें उसको रिमूव करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश कर पाए। दैट इज द काइंड ऑफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ लिबर्टी, लगभग 200 साल लग गए अंग्रेजों से आजादी में। एक बहुत लंबे समय अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन। इनफैक्ट व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर द कंट्री, हमें हमारे राइट्स नहीं मिलते, हमारे अधिकार जो वो हमें नहीं मिला करते थे। जब हम आजाद हुए और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया, तो ये चाहते थे कि ये इंडियन सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा राइट्स प्रोवाइड कर सके, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। और जब हम बात करते हैं लिबर्टी, तो काफी वाइड स्पेक्ट्रम में ये फ्रीडम्स, ये लिबर्टीज हमें प्रोवाइड की जा रही है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इतना ब्रॉड है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बोलने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी, जिस धर्म में हम मानना चाहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके साथ साथ इक्वालिटी, जब हम आजाद हुए सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं थी, जमींदारी सिस्टम था, बहुत सारे गरीब किसान हुआ करते थे जिनके पास लैंड नहीं थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है। उस इनइक्वालिटी को खत्म करना है, इक्वालिटी लेकर आनी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ना केवल हर कोई समाज में बराबर हो, बल्कि सबके पास समान अवसर भी होने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये वैल्यूज कितनी अपने आप में ब्रॉड है और फ्यूचरिस्टिक है, कि ना केवल सोशल इक्वालिटी हो, बल्कि सभी को अपॉर्चुनिटीज में भी इक्वालिटी मिले। सभी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। एंड ऑफ कोर्स फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इंडिया में रहने वाला हर सिटीजन इंपॉर्टेंट है, और हमें इस पूरे देश को एक बड़ी फैमिली की तरह देखना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। वो वैल्यू भी जो हमारी एक कल्चरल वैल्यू भी रही है, रिलीजियस वैल्यू भी रही है, उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। सो हमें एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह इस कंट्री को देखना चाहिए। द फेलो सिटीजन्स आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो फीलिंग, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और जैसा मैंने कहा था कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इन सभी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी वैल्यूज आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यही नहीं, इन वैल्यूज को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन, इनफैक्ट सिटीजन ही नहीं, अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया आता है, भारत में रहता है, उसको भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट है। सबसे पहली है राइट टू इक्वालिटी। सोसाइटी में हर कोई इक्वल है, समाज में हर कोई बराबर, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज। हमारा स्टेट सिटीजन्स के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इनफैक्ट
अनटचेबिलिटी तक को अबॉलिश कराया गया है, विच वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन। इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to move freely throughout the country, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, जो ये दिखाता है कि ये कंट्री एक है। इसके साथ साथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिटेड होगा, कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता कोई ऐसा काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। छोटे बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ना कि वो हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय किए जाए, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें पता था कि बहुत सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में स्टे बैक करने वाली है, इंडिया का हिस्सा बनने वाली है। जब 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ, वो धर्म के आधार पर हुआ, और इसी वजह से ये माइनॉरिटीज, हो सकता है इनके मन में डर हो कि क्या अगर हम इंडिया का हिस्सा बनते हैं तो हमें हमारे राइट्स दिए जाएंगे, क्या हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्या हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपनी रिलीजियस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। सारे डर थे उनके मन में, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात को लेकर सेंसिटिव थी, इस बात को लेकर माइंडफुल थी, और इसी वजह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किए गए। एंड इनफैक्ट इन सभी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल पोजीशन प्रोवाइड की गई है। इन सभी राइट्स को बनाया गया जस्टिसेबल, दैट मींस अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दिलाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर बनाया गया फंडामेंटल राइट्स, और वो भी एक फंडामेंटल राइट के थ्रू बनाया गया, आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है, इन्हें जो जस्टिसेबल बनाया गया है, इन्हें जो स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी एक फंडामेंटल राइट के थ्रू ही की गई है, जिसको कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि ये सारी वैल्यूज, ये सारे इंपॉर्टेंट राइट्स, इनको लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, सिटीजन्स को इस बात को लेकर अवेयर किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट्स प्रोवाइड करता है, आपकी क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स। एक कैसी कंट्री हमारे फोरफादर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया को बनाना चाहती थी, वो सारी वैल्यूज, वो सारी बातें आप तक पहुंचे, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट ये जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपको बनाकर दिया, उसको बनाने के लिए उन्होंने उस समय 1940s के दौर में जितने बड़े, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, उन सबको छाना था। एक टर्म यूज किया जाता है that the constitution of India was made after ransacking all the major constitutions in the world। मतलब उस समय जितने बड़े, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस मौजूद थे, जितनी बड़ी कंट्रीज थी, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने छाना, और उनमें से जो बेस्ट फीचर्स थे वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिए। यू नेम इट, आप यूएसए की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, उसका कॉन्सेप्ट यूएसए से आया। प्रीएम्बल की हम बात कर रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट यूएसए से आया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए से आया। आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन से आई है। आप जिस भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कुछ ना कुछ वहां से बोरो किया गया। इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का स्कोप छोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से बोरो किया। सो एक पूरा इंटरनेशनल इंस्पिरेशन था, जिसको हमने इंडियन इनोवेशन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बोरोड बुक। यस, बोरो किया है, बहुत सारे प्रोविजंस बोरो किए। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ज्यादातर फीचर्स बोरोड है, लेकिन जो भी हमने बोरो किया है उसको हमने अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं।
हमने बेस्ट प्रोविजंस को देखा, समझा और उसके बाद इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें मोल्ड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो हमने कुछ ऐसे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हम यूएसए को देखकर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए, बट हमने ये भी देखा कि इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग है। हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटी है, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, तो हमने आर्टिकल 17 और 18 के थ्रू सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश कराई। हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, हमने टाइटल्स को अबॉलिश किया। हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस माइनॉरिटी स्टे बैक कर रही है, इंडिया का हिस्सा बनने वाली है। उनके मन में डर ना हो कि हमें इंडिया में शायद अपने राइट्स ना मिले, हम शायद अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड ना कर पाए, तो हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को भी ऐड किया। तो ग्लोबल इंस्पिरेशन जरूर था। हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, बेस्ट प्रोविजन समझा और उसके बाद उन्हें इंडियन कंडीशन में अडेप्ट किया। तो कॉपी पेस्ट नहीं किया, हाँ इंस्पिरेशन जरूर लिया है, लेकिन उन्हें इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ढाल लिया है। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना स्पेशल है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट बनाए रखने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो इसी वजह से क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बात को समझा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किए जाते हैं उनकी एक टेम्पोरल डायमेंशन होती है, मतलब दे आर रेस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेन्ड बाय टाइम। एक दौर में उन्हें बनाया जाता है, लेकिन उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि आने वाले 100, 200, 300 साल तक वो रेलिवेंट बने रहें। और रेलिवेंट तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रह सकता है जब उसमें चेंजिंग टाइम्स के साथ, चेंजिंग नीड्स के साथ चेंज किया जा सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, जिस अमेंडमेंट के प्रोसीजर के थ्रू हम बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर लेते हैं। सो इट हैज बीन डिजाइन्ड टू इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम्स एंड सोसाइटल नीड्स। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बदलती है, जैसे जैसे समय में बदलाव हो रहा है, समय बदल रहा है, वैसे वैसे हम हमारे संविधान में भी बदलाव करते रहते हैं। और वो सारी जरूरतें, वो सारे सिद्धांत जो इवॉल्व कर रहे हैं, जो जरूरी है एक सोसाइटी के लिए, हम उन्हें अडेप्ट करते रहते हैं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। इनफैक्ट ना केवल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, हमारी जुडिशरी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस डायनेमिक नेचर को बनाए रखने के। आपने देखा होगा समय समय पर हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करके बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देती है। जैसे कुछ साल पहले राइट टू प्राइवेसी, उसको आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, उसको आपका फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स कैसे क्रिएट किए गए? इट वाज थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो जुडिशरी का जो इंटरप्रिटेशन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के डायनेमिक नेचर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिविंग नेचर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे हम कोशिश करते हैं कि ये सारी वैल्यूज, ये सारे राइट्स या फिर आपकी ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स, उसके बारे में आपको अवेयर किया जा सके। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। जैसे स्कूल प्रोग्राम्स, तो स्कूल्स में स्पेशल असेंबलीज, डिबेट्स, एस्से कॉम्पिटिशंस ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे स्कूल लेवल पर जो बच्चे हैं उनको इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन प्रिंसिपल्स, इन राइट्स और ड्यूटीज, इसके बारे में अवेयर किया जा सके। सिमिलरली यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पेशल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट्स, ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जिससे वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू, उसकी रेलेवेंस के बारे में अवेयर करा सके। सो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स कंडक्ट सेमिनार्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड हिस्ट्री।
आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो डिजिटल एरा है, ऑनलाइन लर्निंग का दौर है, तो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स वो सब ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसके साथ साथ पब्लिक एग्जीबिशंस, इंटरैक्टिव डिस्प्लेज एंड हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स एंड पब्लिक स्पेसेस। तो एक बड़े लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्प्रेड किया जा सके, एक सिटीजन को इस बात को लेकर अवेयर किया जा सके कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन है देश को, सोसाइटी को, क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स, क्या क्या उसके राइट्स हैं, वो क्या हार्डशिप्स थी जिसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया, क्या चाहते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, किस टाइप की कंट्री वो क्रिएट करना चाहते थे जिससे हम उनके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। उन सभी चीजों को लेकर हमें अवेयर किया जाता है और आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे इन वैल्यूज को, इन प्रिंसिपल्स को सोसाइटी में इनग्रेन किया जा सके, कमिंग जनरेशन में इनकलकेट किया जा सके। इनफैक्ट एक मॉडर्न इंडिया, हमारा एम है कि 2050 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर खींच पाए, हम सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश कर पाए। एक मॉडर्न इंडिया की नींव रखने में, एक मॉडर्न इंडिया को स्टैब्लिश करने में इस कॉन्स्टिट्यूशन और इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लेकर आती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेकर आती है, उनकी अंडरलाइनिंग वैल्यूज, उनके अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स यही होते हैं, टू इंश्योर जस्टिस, टू इंश्योर लिबर्टी, टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी। यही तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, सारी स्कीम्स बेस्ड होती हैं। So the Constitution provides the blueprint for India's democratic governance, defining the roles and responsibilities of various institutions. इंडिया में जितने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ऑर्गन्स, हम भी जो अपनी लाइफ लीड करते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स, दीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज। चाहे आप बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, चाहे आप बात करें रूल ऑफ लॉ की, यू नेम इट, जितने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जितने इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ लीड करते हैं, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस है हमारी सोशल लाइफ का, हमारी इकोनॉमिक लाइफ का। इनफैक्ट सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स इंश्योर करने में इस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। इन सोशल रिफॉर्म्स को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए बार बार हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिसेंट केसेस हैं, चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात कर ले, चाहे आप सबरीमाला इशू की बात कर ले, इन सभी में विमेन को उनके राइट्स दिलाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इंटरप्रेट किया गया। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है जो सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंश्योर करता है कि हमारी सोशल लाइफ में ये सारी वैल्यूज इनग्रेन्ड रहे और सोशल रिफॉर्म के थ्रू हम सोसाइटी में हर सिटीजन को उसका एक राइटफुल प्लेस ऑफर कर पाए। सो आई होप आपने जरूर ये बात रियलाइज की होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते थे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि वो बेसिक प्रेमाइसेस, वो बेसिक वैल्यूज क्या है जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। और आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी चीज की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए 2015 से मनाया जा रहा है। सो आई होप आप लोग ना केवल इन बातों को समझेंगे, इन प्रेमाइसेस को, इन वैल्यूज को समझेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ को इन वैल्यूज के थ्रू लीड कर पाए और इनकी अवेयरनेस एक वाइडर जनरेशन तक पहुंचा पाए। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे दोबारा से एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।